Good, good morning class. We are going to start with the new topic, that is search of genetic material. Before we start, first we revise our previous class topics, that is what we are already deal with the structure of DNA, purine and types of purine and types of pyrimidine, central dogma hypothesis, what is central dogma hypothesis, Chargaff principle, packaging of DNA. And today class we are going to start with the topic search of genetic material. What is the search of genetic material? तो प्रीवियसली हमने ये इन चैप्टर 5 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल और सटन बावेरी, थॉमस हंट मॉर्गन, इन सभी ने इनहेरिटेंस पे वर्क किया था और कैसे जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है। तो ये अभी तक ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, जितने भी सटन और बावेरी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इन्होंने ये बताया था कि जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है, लेकिन उसके पीछे क्या कॉज है ये किसी ने डिफाइन नहीं किया था, अभी तक उसकी खोज नहीं हो पाई थी। मॉर्गन और सटन और बावेरी ने बोला था, ग्रेगर जॉन मेंडल, सटन एंड बावेरी ने बताया था कि ट्रांसमिशन जो होता है ये इसमें फैक्टर इन्वॉल्व हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेगर जॉन मेंडल, और सटन एंड बावेरी ने बताया था कि वो फैक्टर्स एक्चुअली में क्रोमोसोम हैं। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअली में है क्या, इन्होंने बताया कि कलर बॉडी है और फैक्टर्स हैं, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट हो रहे हैं, उनका ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन अभी भी ये डिफाइन नहीं हो पाया था एक्चुअली में ये है क्या। तो इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट आया वो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट माइस पे इन्होंने किया था, और जो इन्होंने प्रिंसिपल दिया था वो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन 1929 में फेडरिक ग्रिफिथ ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे किया, और इन्होंने ये फाइंड किया कि जो ग्रोथ हो रही है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की, वो दो टाइप की हो रही है, मतलब कि एक स्मूथ कॉलोनीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं और एक रफ कॉलोनीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इन्होंने दो मीडियम लिए थे और दोनों ही मीडियम अलग अलग थे। एक में जो स्ट्रेप्टोकोकाई का फॉर्मेशन हो रहा था वो स्मूथ हो रहा था, शाइनी कॉलोनीज बन रही थी, और जो दूसरी जो डिश थी उसमें रफ कॉलोनीज का फॉर्मेशन हो रहा था स्ट्रेप्टोकोकाई में। तो इन्होंने जब माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा तो ये पाया कि जो आर स्ट्रेन है और जो एस स्ट्रेन है, इसमें डिफरेंस क्या है। एस स्ट्रेन की बैक्टीरिया की जो आउटर कवरिंग थी, इस पर म्यूकस प्रेजेंट था जिसकी वजह से ये स्मूथ और शाइनी कॉलोनीज का फॉर्मेशन कर रहे थे एस टाइप में, जो एस स्ट्रेन था। और आर स्ट्रेन में उन्होंने देखा कि ये म्यूकस का फॉर्मेशन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर रफ कवरिंग दिखाई रही थी, ये शाइन नहीं कर रहे थे। तो ये तो डिफरेंस था स्मूथ स्ट्रेन में और आर स्ट्रेन में, जो ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर। अब इन्होंने जब देखा कि जो एस टाइप को अपने एक्सपेरिमेंट में जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में जब इंजेक्ट किया तो ये माइस डाई कर गया, मतलब ये माइस इस स्मूथ स्ट्रेन ने स्ट्रेप्टोकोकी
कोकस निमोनी ने माइस में निमोनिया कॉज कर दिया, जिसकी वजह से इस माइस की डेथ हो गई। और सेकंड जो आर स्ट्रेन था, ये नॉन वायरुलेंट था, ये डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा था। जब इसको इंजेक्ट किया गया रफ स्ट्रेन को माइस में, तो ये स्टिल अलाइव था। तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो आर स्ट्रेन है वो वायरुलेंट नहीं है, जबकि एस स्ट्रेन है वो एज ए वायरुलेंट बिहेव कर रहा है, वो एज ए वो डिजीज़ कॉज कर रहा है माइस में निमोनिया। अब उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में अपने क्या किया, ये जितनी भी स्ट्रेन थे एस स्ट्रेन को, इसको हीट दी और हीट के बाद इसे डाई कर दिया, मतलब हीट देके इसको डाई कर दिया। अब ये डेड जो स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन था, इसको माइस में जब इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि ये माइस जो था स्टिल अलाइव था, ये जिंदा था, क्योंकि इन्होंने मरे हुए स्ट्रेन को डाला था तो ये डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से माइस जिंदा रह पा रहा था। और जब इन्होंने मरे हुए स्ट्रेन एस को आर स्ट्रेन, जो कि ये दोनों ही डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे थे सेपरेटली, दोनों में माइस अलाइव थे, दोनों में माइस जिंदा थे, तो इन्होंने देखा कि अगर इन दोनों स्ट्रेन को मिलाने पर क्या होता है। आर जो नॉन वायरुलेंट है, जो डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा है, और डेड एस स्ट्रेन ये भी डिजीज़ नहीं कॉज कर रहा है, इन दोनों को जब मिला के साथ में माइस में इंजेक्ट किया तो देखा कि माइस डाई कर गया। अब ये हुआ कैसे, ये दोनों सेपरेटली तो कोई डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे थे माइस पर, सेपरेटली जब इंडिविजुअली जब इन दोनों ही स्ट्रेन को अलग अलग माइस पे डाला जा रहा था, अलग अलग स्ट्रेन में डाला जा रहा था, आर को सेपरेटली डाला जा रहा था, इंजेक्ट किया जा रहा था माइस में, तब भी ये डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा था। और जब एस स्ट्रेन को डाई करके हीट कील करके डाला जा रहा था, माइस में इंजेक्ट किया जा रहा था, तभी ये डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, डेड स्ट्रेन को और आर जो नॉन वायरुलेंट है, इन दोनों ही स्ट्रेन को जब मिक्स करके माइस में डाला गया तो इन्होंने देखा कि ये माइस डाई कर गया। तो फिर जो ग्रिफिथ थे, इन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि जो आर स्ट्रेन है इनमें स्मूथ कोटिंग नहीं बन रही थी, और यही स्मूथ कोटिंग जो थी बैक्टीरिया की, इसी की वजह से ये माइस डाई कर रहा था। जब एस स्ट्रेन के साथ डाला जाता है तो समहाउ ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एस स्ट्रेन में, क्योंकि इसे जो शाइनिंग कोटिंग के लिए जो पॉलीसेक्राइड रिस्पॉन्सिबल था वो डेड एस स्ट्रेन से मिल जाती है वो पॉलीसेक्राइड, शाइनिंग पॉलीसेक्राइड। तो ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में समहाउ ये चेंज हो जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होके डिजीज़ कॉज करने लग जाते हैं। तो यही वो आर स्ट्रेन है जो एस स्ट्रेन में चेंज हो जाता है और डिजीज़ कॉज करने लग जाता है और वायरुलेंट की तरह बिहेव करने लग जाता है, और इसमें पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन होने लग जाता है, ये स्मूथ की तरह पॉलीसेक्राइड की सिंथेसिस करने लग जाते हैं, कोटिंग हो जाती है इनमें, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वायरुलेंट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसी को उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा था, क्योंकि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। तो लेकिन अभी भी ये डिफाइन नहीं हो पाया था कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। ये तो पता चल गया कि ये जो इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के थ्रू ये बता दिया कि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में चेंज हो जा रहा है, लेकिन ये कैसे चेंज हो जा रहा है
और इसके लिए जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है, ये अभी भी क्लियर इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर नहीं हो पाया था। ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से ये एक्सपेरिमेंट से क्लियर नहीं हो पाया था। फिर इसके बाद जब ओसवाल्ड कोलिन और मैकलिन आए तो इन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पे वापस से डिस्कवरी की, वापस से इनके एक्सपेरिमेंट को कंसीडर किया, खोज किया और स्टडी किया। तो इन 1933 से 1934 में, क्योंकि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट 28 में इन्होंने दिया था, तो ओसवाल्ड जो आए इन्होंने फिर बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट दिया ट्रांसफॉर्मेशन पे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब लिए। एक टेस्ट ट्यूब में प्रोटीनेज एंजाइम डाला, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आरएनएज एंजाइम डाला एंड थर्ड टेस्ट ट्यूब में डीएनएज एंजाइम डाला। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, वो थ्रू डीएनए हो रहा था, थ्रू आरएनए हो रहा था या थ्रू प्रोटीन हो रहा था। इन तीनों को डिफाइन करने के लिए इन्होंने 3 एंजाइम लिए, प्रोटीनेज लिया, आरएनएज लिया और डीएनएज एंजाइम लिया। प्रोटीनेज क्या करेगा, ये प्रोटीन को डिग्रेडेट कर देगा। अगर प्रोटीन डिग्रेडेट हो जाएगा तो जो आर स्ट्रेन है एस स्ट्रेन में नहीं चेंज हो पाएगा। और अगर आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो आरएनए अगर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल होगा तो आरएनएज एंजाइम के प्रेजेंस में आरएनए डिग्रेडेट हो जाएगा और क्या होगा, जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में चेंज नहीं हो पाएगा। और थर्ड टेस्ट ट्यूब में इन्होंने डीएनए इसलिए लिया क्योंकि अगर डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो डीएनएज के एंजाइम के प्रेजेंस में डीएनए डिग्रेडेड हो जाएगा और वो डिग्रेडेड हो जाएगा तो जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में चेंज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन्होंने ये 3 एंजाइम लिए। अब इन्होंने बारी बारी से एक्सपेरिमेंट अपना किया। इन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें प्रोटीनेज एंजाइम डाला। प्रोटीनेज एंजाइम डालने के बाद जब आर टाइप को आर रफ स्ट्रेप्टोकोकस को निमोनी को जब इस मीडियम में डाला जिसमें प्रोटीनेज एंजाइम था डेड एस के साथ, तो देखा कि आरएनए अभी भी चेंज हो रहे थे एस स्ट्रेन में, आर ट्रांसफॉर्म हो रहे थे एस स्ट्रेन में। मतलब कि जो जेनेटिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए प्रोटीनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि प्रोटीनेज एंजाइम डालने पर प्रोटीन जो था वो डिग्रेड हो जाना चाहिए था। अगर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था आरएनए का आर स्ट्रेन का एस स्ट्रेन में। फिर नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें इन्होंने आरएनएज एंजाइम डाला। आरएनएज एंजाइम डालने के बाद भी आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में चेंज हो रहा था, ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो इससे ये पता चला कि आरएनए भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आरएनएज होगा तो आरएनए डिग्रेडेट कर जाएगा, और अगर ये रिस्पॉन्सिबल होता तो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में चेंज नहीं हो पाता। और थर्ड इन्होंने टेस्ट ट्यूब ली जिसमें इन्होंने डीएनएज एंजाइम डाला। अब जब इन्होंने डीएनएज एंजाइम डाला तो क्या हुआ, जितने भी आर स्ट्रेन थे एस सच रह गए, कोई भी एस स्ट्रेन उन्हें नहीं दिखा। मतलब कि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में चेंज नहीं हो पाए और ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए। तो डीएनए ने क्या किया कि डीएनए जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल्स थे उन सभी को डिग्रेडेट कर दिया। डीएनए को जब डिग्रेडेट कर दिया तो यहाँ पे कोई भी डीएनए नहीं बचा,
बैक्टीरिया के पास, रफ टाइप बैक्टीरिया के पास। जब रफ टाइप बैक्टीरिया के पास कोई डीएनए नहीं बचा तो वो एस स्ट्रेन में चेंज नहीं हो पाया। इससे इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो गया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो डीएनए है। जो ग्रिफिथ नहीं बता पाए थे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके पीछे कौन सा बायोमॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो ओसवाल्ड कोलिन और मैककार्टी ने ये अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये डिफाइन कर दिया, ये कंक्लूज़न निकाला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग हो रही है वो डीएनए के थ्रू हो रही है, क्योंकि डीएनए एंजाइम के प्रेजेंस में डीएनए सभी डीएनए को डिग्रेडेट कर दे रहा था, सभी डीएनए को तोड़ दे रहा था, जिससे जो आर टाइप था वो एस टाइप में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। तो इनके एक्सपेरिमेंट से ये एकदम क्लियर हो चुका था कि जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आर बैक्टीरिया इनटू एस बैक्टीरिया, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए। लेकिन ये तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया था ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट के लिए कि ट्रांसफॉर्मिंग के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है ये भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये भी इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया था, बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया था जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वो डीएनए के थ्रू हो रहा है, और डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहा है और डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो चुका था, तो ये पता चल गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। फिर मार्था इन 1952 में मार्था और चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट वायरसेस पे किया। जो बैक्टीरियोफेज वायरस थे ये क्या कर रहे थे कि बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट कर रहे थे और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दे रहे थे। अब बैक्टीरिया क्या है कि अपने जेनेटिक मटेरियल और वायरस की जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंस नहीं कर पा रहा था और वो वायरस के डीएनए को भी अपने डीएनए की तरह ट्रीट कर रहा था। तो मार्था और चेज हर्शी और मार्था चेज का जो एक्सपेरिमेंट था 1952 में, वो बैक्टीरियोफेज पे ये एक्सपेरिमेंट था। ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट कर रहे थे और इनका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया ई कोलाई में ट्रांसमिट होने के बाद ई कोलाई बैक्टीरिया के वायरस के जेनेटिक मटेरियल को, बैक्टीरियोफेज की जेनेटिक मटेरियल को अपने जेनेटिक मटेरियल की तरह ट्रीट कर रहा था और वायरस जिसके थ्रू वायरल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा था। तो अब ये हर्शी चेज ने क्या किया था, इन्होंने दो मीडियम लिए थे। एक मीडियम में सल्फर ग्रुप लिया था SO4 डबल माइनस, SO4 सल्फेट लिया था SO4 डबल माइनस, और एक मीडियम में फॉस्फेट लिया था PO4 डबल माइनस। PO4 डबल माइनस। इन्होंने रेडियो एक्टिव लेबल लिया था सल्फेट और फॉस्फेट, फॉस्फोरस और सल्फर ग्रुप, दो ग्रुप लिए थे और दोनों ही रेडियो एक्टिव लिया था। ये कल्चर इन्होंने जो रेडियो एक्टिव कल्चर या रेडियो एक्टिव मीडियम लिया था, इसमें इन्होंने ई कोलाई सबसे पहले वायरस को ग्रो कराया। इस मीडियम में वायरस को ग्रो कराया। जो सल्फर मीडियम था, यहाँ पे वायरस को जो ग्रो कराया इन्होंने, वो एक में
फॉस्फोरस मीडियम में एक को ग्रो कराया, एक को फॉस्फोरस मीडियम में PO4 डबल माइनस मीडियम में ग्रो कराया और दूसरे को सल्फर मीडियम में ग्रो कराया। तो इन्होंने क्या देखा, जब इस मीडियम में ग्रो कराया, क्योंकि जब रेडियो एक्टिव फॉस्फेट को के मीडियम में जब वायरस को, बैक्टीरियोफेज वायरस को ग्रो कराया, तो जो इसके जेनेटिक मटेरियल के जो सिंथेसिस हुआ उसमें फॉस्फेट ग्रुप आ गया। क्योंकि हमने डीएनए के कंपोजिशन में देखा है कि डीएनए के कंपोजिशन में कई सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड एक फॉस्फेट एक नाइट्रोजनस बेस और एक पेंटोज शुगर से एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है। एक पेंटोज शुगर से एक फॉस्फेट एक नाइट्रोजनस बेस और एक पेंटोज शुगर से एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है। तो हाँ, डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है और डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है PO4 डबल माइनस, और जो प्रोटीन है उसमें प्रोटीन में सल्फर ग्रुप होता है SO4 डबल माइनस। अब जब बैक्टीरियोफेज इसमें ग्रो कराएंगे, फॉस्फोरस में जब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो कराएंगे, तो जो इसका डीएनए होगा, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस ग्रुप होता है, तो डीएनए में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आ जाएगा, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आ जाएगा PO4 डबल माइनस डीएनए में। और जो, क्योंकि डीएनए में सल्फेट ग्रुप नहीं होता है, तो जो बैक्टीरियोफेज सल्फेट में कराएंगे उसमें डीएनए नॉर्मल रहेगा विदाउट एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, लेकिन प्रोटीन में सल्फर होता है, तो जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगी उनमें सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इससे हम बेसिक डिफरेंस समझ गए। उन्होंने दो कल्चर लिया, एक में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया, दूसरे में रेडियो एक्टिव सल्फर लिया। जिस मीडियम में सल्फर फॉस्फोरस प्रेजेंट था उसका डीएनए रेडियो एक्टिव था, और जिस मीडियम में सल्फर ग्रुप प्रेजेंट था उसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव था। तो इससे ये बेसिक डिफरेंस पता चल गया कि एक बैक्टीरियोफेज के पास रेडियो एक्टिव डीएनए आया और दूसरे बैक्टीरियोफेज के पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन आया। जब ये बैक्टीरियोफेज ई कोलाई पर इन्फेक्ट करता है तो अपना डीएनए यहाँ पे छोड़ देता है, ई कोलाई में छोड़ देता है। तो ई कोलाई में जब छोड़ने के बाद जब यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होता है और ये चले जाते, वायरस जब फॉर्म हो जाते हैं बाय रिप्रोडक्शन इन ई कोलाई, और यहाँ पे ब्लेंडिंग होती है, ब्लेंडिंग किया जाता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है जिससे कि सभी पार्टिकल अलग अलग हो जाएं। तो जो डीएनए मिला उन्हें वो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट का मिला, रेडियो एक्टिव डीएनए फॉस्फेट मिला। और जबकि यहाँ पे जो प्रोटीन थी, यहाँ पे जो डीएनए था वो नॉर्मल डीएनए जिसके पास कोई फॉस्फेट ग्रुप रेडियो एक्टिव नहीं था, जबकि उनके पास क्या था, वो प्रोटीन के पास रेडियो एक्टिव सल्फेट थी। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, वो डीएनए ही ट्रांसमिट हो रहा है, वो डीएनए के थ्रू ही जो डीएनए होता है यही वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में ट्रांसमिट होता है और रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन जो हार्शी चेज एक्सपेरिमेंट था इससे ये प्रूफ हो गया था कि इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, और
ये वायरस टू बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसके वजह से बैक्टीरिया का में भी रेडियो एक्टिव डीएनए आ जा रहा है, जबकि प्रोटीन ट्रांसमिट नहीं होती है। प्रोटीन डिड नॉट एंटर इन द बैक्टीरिया, तो प्रोटीन वायरस में ही होती है बस। तो इससे जो ई कोलाई उन्हें मिले वो नॉर्मल मिले, जबकि जो डीएनए जो बैक्टीरियोफेज सल्फर से रेडियो एक्टिव थे, उन बैक्टीरिया के डीएनए रेडियो एक्टिव मिले, जबकि जो बैक्टीरियोफेज फॉस्फेट से रेडियो एक्टिव थे, जब वो जाते हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का ही सिर्फ उनका जेनेटिक मटेरियल नॉर्मल था, जो जिन्हें फॉस्फेट में PO4 में जिन्हें सल्फेट में SO4 डबल माइनस में कल्चर किया गया था, इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए नॉर्मल था, क्योंकि डीएनए में सल्फर ग्रुप नहीं होता है, SO4 डबल माइनस नहीं होता है, PO4 डबल माइनस होता है। तो जो बैक्टीरिया SO4 में कल्चर किए गए थे, बैक्टीरियोफेज SO4 में कल्चर किए गए थे, उनका जेनेटिक मटेरियल नॉर्मल था, बस उनका प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, क्योंकि बैक्टीरियोफेज का सिर्फ डीएनए ही ट्रांसमिट होता है, प्रोटीन ट्रांसमिट नहीं होता है। प्रोटीन का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होता है, या ट्रांसमिशन नहीं होता है, सिर्फ डीएनए का ट्रांसमिशन होता है। तो जिस बैक्टीरिया के पास PO4 था, बस उसी का ट्रांसमिशन हुआ, और ई कोलाई में भी PO4 रेडियो एक्टिव डीएनए मिला। तो इस एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गया था, हाशी-चेज़ के एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो गया था, जो ट्रांसमिशन हो रहा है जनरेशन से जनरेशन टू जनरेशन, वो डीएनए का ही हो रहा है, और जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो प्रॉपर्टीज जेनेटिक मटेरियल की क्या है? तो हाशी और चेस के जो जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि जेनेटिक मटेरियल है क्या, तो इन्होंने ये प्रूफ कर दिया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। अब डीएनए, इनके एक्सपेरिमेंट से तो ये प्रूव हो गया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, और सम वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए की तरह वर्क होता है। फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस में क्या था कि जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, जबकि बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल, यहाँ क्यूबीज इन बैक्टीरियोफेज, यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, लेकिन सिर्फ बैक्टीरियोफेज अगर बोले तो वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए था। अब व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल में हमने देखा कि ये ईजिली ट्रांसमिट होते हैं, और यही जेनेटिक मटेरियल डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए के फॉर्मेशन में, और आरएनए एमआरएनए पे जब इनकी कोडिंग हो जाती है और मैसेज पहुंच जाता है एमआरएनए के पास, तब राइबोसोम आके इस आरएनए को पढ़ता है, कोड करता है राइबोसोम, और कोडिंग के अकॉर्डिंग ही अमाइनो एसिड की बाइंडिंग करता है। अब अमाइनो एसिड की जब ये बाइंडिंग हो जाती है तो प्रोटीन सिंथेसिस होने लग जाती है। तो मेन रोल जो जेनेटिक मटेरियल का था, ये कैरेक्टर्स के साथ साथ एक प्रोटीन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था। फॉर एग्जांपल अगर हम कैरेक्टर देखें, अगर डार्क इंडिविजुअल है और उनमें मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है, क्योंकि मेलानिन खुद एक प्रोटीन है, तो देखा गया है कि अब इन जो जेनेटिक मटेरियल इस इंडिविजुअल का होगा, वहाँ पे जो कोडिंग होगी वो मेलानिन पिगमेंट की ज़्यादा होगी, तो ये कोड करेगा मेलानिन पिगमेंट के लिए। अब एमआरएनए पे मैसेज आएगा मेलानिन की सिंथेसिस के लिए, और मेलानिन के सिंथेसिस के थ्रू एमआरएनए पर कोडिंग होगी। अब ये कोडिंग मेलानिन पिगमेंट की होगी, जिसको राइबोसोम ट्रिपलेट कोडॉन में पढ़ेगा, 3 के कोडॉन में पढ़ेगा राइबोसोम, और उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड को
जोड़ेगा, जो फर्दर प्रोटीन का फॉर्मेशन, कई सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से बाइंड करते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका रोल देखा गया कि करेक्टर के साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि एक करेक्टर में जो सांवलापन है, एक करेक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि मिलेनिन ज़्यादा होगा, मिलेनिन पिगमेंट ज़्यादा होगा, और वो मिलेनिन पिगमेंट एक प्रोटीन है। और अब डीएनए पे ये मैसेज आया कि इस इंडिविजुअल में मिलेनिन पिगमेंट ज़्यादा होगा, ये सांवला होगा, तो यहाँ पे मिलेनिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। मैसेज में एमआरएनए पर आ जाता है और अमाइनो एसिड के थ्रू मिलेनिन प्रोटीन की सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसके लिए क्या क्या जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके करेक्टरिस्टिक क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।